चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्लास 9th में नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा। अब क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जो पहले से पता होंगे, अगर नहीं पता है तो हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर में ऑफ कोर्स चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि ये किसका सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम, नंबर्स का। अब ऐसा नंबर बताइए जो आपने अपनी लाइफ में सबसे पहले पढ़ा था। सबसे पहला नंबर आपने कौन सा पढ़ा था? 1। सबसे पहले आपको जब सिखाया जाएगा तो 0 नहीं सिखाएगा। कभी भी किसी बच्चे को अगर नंबर सिखाए जाते हैं तो 0 नहीं सिखाया जाता, उसको 1 सिखाया जाएगा। बोलना स्टार्ट करो 1 2 3, यही बोलना शुरू करते हैं। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हमें सबसे पहले सिखाए जाते हैं हमारे चाइल्डहुड में, वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया सबसे पहले जो नंबर सिस्टम, नंबर्स के सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर हमने पढ़े वो थे नंबर सिस्टम, और उसमें नेचुरल नंबर सबसे पहले आते हैं। और वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कितने नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं बताइए? हमारे पास कितने नेचुरल नंबर हैं? आप काउंट करके बता सकते हैं कितने नेचुरल नंबर हैं? तो आंसर है नो, हम नहीं बता सकते। नेचुरल नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट। इसीलिए यहाँ पर डॉट 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 लगाया गया। ठीक है, कितना लगाया गया? इस डॉट 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 का मतलब क्या हो गया? पहले डॉट का मतलब हो गया एंड, दूसरे का सो, और तीसरे का क्या हो गया? ऑन। कितने डॉट लगाने चाहिए हमें? 3। एंड सो ऑन, ये मीनिंग होता है इसका। 3 डॉट लगाए जाते हैं। ओके, ये इनफाइनाइट को दिखाता है। अच्छा, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर आप, क्योंकि 1 2 3 4 9 तक पहुंच चुके, जब एक बच्चे को जब सिखाया जाता है तो वो 9 तक पहुंच चुका होता है, तो क्योंकि उसे 10 दिखाना है कि 10 कैसा दिखता है, तो इसलिए उसको किससे इंट्रोड्यूस कराना होता है? 0 से। 0 से इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो इन्हीं नंबर्स के साथ हम 0 और इंक्लूड कर लेते हैं। तो उन नंबर्स का नाम बच्चों आपने क्या रखा है? होल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनका नाम प्यारे बच्चों क्या रखा गया है? होल नंबर। ये भी एंड सो ऑन तक इस तरह चलेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? तो आंसर है कि होल नंबर में 0 आता है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो 0 होल नंबर तो है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, 1 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, 2 भी नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। तो ये तो सारे नंबर के सारे नंबर ये सब क्या हैं? होल नंबर। बट यहां पर जितने नंबर लिखे हैं वो सब के सब क्या नहीं है? नेचुरल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए 0। ये बात आई समझ में? तो हमने एक जनरल स्टेटमेंट बना लिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आंसर है नो, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये वाली बात आई समझ में? ठीक। अब जब आप 1 2 3 4 काउंटिंग करना सीख जाओगे, फिर आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में चलोगे तो सिस्टम, जो नंबर का सिस्टम है वो और आगे बढ़ेगा, और वहां पर आपको नेगेटिव वाले नंबर भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इनके साथ साथ नेगेटिव वाले भी, जिनको आपने क्या नाम रखा है? इंटीजर्स। इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में आप ये पहले ही पढ़ चुके थे। जब आप छोटे थे तो आपको 1 2 3 4 ये सब पहले ही नंबर का सिस्टम सिखा दिया गया। फिर आपको 0 से इंट्रोड्यूस कराया गया, तो आपने इन सबको मिलाकर होल नंबर कहा। फिर आप जैसे जैसे क्लासों में आगे बढ़े तो आपने -1 -2 -3 इस तरह के नंबर देखना शुरू किए। इधर भी एंड सो ऑन, उधर भी एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो इन सब का नाम आपने क्या रखा कलेक्टिवली? जब आपको पॉजिटिव भी दिखाई दिया, नेगेटिव भी दिखाई दिया, तो इन सब का नाम बच्चों आपने क्या रखा? बताइए, क्या नाम है इनका? इंटीजर्स। ठीक है, अब इन इंटीजर्स के अंदर हमें 2 तरह के इंटीजर्स दिखाई देते हैं। पहले हैं हमारे पास ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो इनका, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा? नेगेटिव इंटीजर्स। और इनकी डेफिनेशन हमने कुछ इस तरह से बनाई है कि 0 से इस वाली साइड में, अब इस वाली साइड में कौन से नंबर जो 0 से छोटे हैं, 0 से स्मॉल हैं, वो सारे नंबर हमने क्या रखे हैं? क्या नाम है उनका? नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 से ग्रेटर हैं उन सब का नाम हमने क्या रख दिया? पॉजिटिव इंटीजर, है ना? तो ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर
नेगेटिव इंटीजर, और ये हमारे हो गए कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखो ये सब क्या हैं, ये -1 तक इधर वाली साइड में ये सब क्या लिखे हुए हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये सब क्या लिखे हुए हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सब क्या लिखे हुए हैं, नॉन नेगेटिव। देखो ये सब क्या लिखे हुए हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो के साथ अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड करूं तो ये सब क्या लिखे हुए हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर सिर्फ 1 से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो इसको क्या कह दोगे, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसका नाम क्या रख दोगे, बोलो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर हो गए। अच्छा, जब आप नेचुरल नंबर पढ़ लिया, आपने होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, फिर आपको एलसीएम वगैरह लेना सिखाया था, एलसीएम है ना, दो फ्रैक्शन का। तो आप फ्रैक्शन वाले नंबर भी देख कर आए हो, और उन फ्रैक्शन वाले नंबर्स को आपने क्या नाम दिया, रैशनल नंबर। क्लास 9th में जब हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक होगा रैशनल नंबर और दूसरा होगा इर्रेशनल नंबर, और पूरा डिटेल में और डेप्थ में इसके बारे में बातें होंगी। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो हम पहले से पढ़कर आए हैं, या हम अभी पढ़ लेते हैं कि ऐसे नंबर जो जिसके पास एक न्यूमरेटर हो, जिसके पास एक डिनोमिनेटर हो, और वो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर Q की क्या कंडीशन है कि Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल। डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हाँ, अगर हमारा जो Q है, अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अगर जीरो लिखा जाएगा नीचे तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि जो हमारा क्वोशिएंट का आंसर होगा वो क्या रहा होगा। इसको मैंने पिछली वीडियोस में भी वहां पर दिखाया था कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 2 से डिवाइड कराएं 7 को, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, है ना, 6 लिखता हूँ, है ना, यहाँ पर मैंने 6 लिखा, तो आप बता सकते हो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 2 से किसको मल्टीप्लाई कराया गया होगा तब यहाँ 6 आया होगा, 3। तो आपने बता दिया बहुत आसानी से कि यहाँ पर क्या लिखा गया होगा, 3, है ना। लेकिन अगर जीरो से अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए 7 से, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा गया होगा, है ना, तो अब किसी भी नंबर से जीरो का मल्टीप्लाई कराए तो आंसर क्या आता है, बोलो, जीरो आता है। तो अब यहाँ पर बताइए क्या लिखा गया होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, हाँ भाई, इसको देखकर बता रहा था ना आपको, है ना। तो 0 × 1 क्या हुआ, 0, यहाँ तो 0 ही लिखा रहेगा, तो जरूरी थोड़ी यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 भी तो हो सकता है, हाँ, 0 × 2 क्या, 0, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको सिर्फ इतना डिवीजन दिखाता हूं और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताइए यहाँ पर क्या लिखा होगा सच दैट यहाँ 6 आया होगा, है ना, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर एक डेफिनेट नंबर होगा, दैट इज 3। बट अगर मैं केवल इतना डिवीजन आपको दिखाता हूं तो आप ये नहीं बता सकते कि क्या नंबर यहाँ पर लिखा होगा सच दैट यहाँ 0 आया होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी लिखा होगा, यहाँ पर क्या आया होगा, 0 आया होगा। तो इसका मतलब 0 से किसी भी नंबर को डिफाइन करें तो वो डिवीजन हम डिफाइन नहीं कर सकते, अगर डिवाइड कराएं 0 से तो डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स, है ना, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। बट वहां पर डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि वो जो डिवीजन होगा वो नॉट डिफाइन रहेगा। ठीक है, अब जब रैशनल नंबर की बात हो रही है तो न्यूमरेटर की बात हो रही है, डिनोमिनेटर की बात हो रही है, यानी डिवीजन की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है बच्चों, डिवीजन की बातें हो रही हैं। पहली चीज तो हम यहाँ पर एक चीज और पहले साथ में कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे थे, होल नंबर में आ रहे हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो हमने एक जनरल स्टेटमेंट बनाया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ, ठीक है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। सोचो, देखो, क्या ये सारे नंबर इंटीजर में लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं, तो आंसर है हाँ, सारे नंबर लिखे हुए हैं। जितने भी होल नंबर हैं वो सब इंटीजर के अंदर लिखे हुए हैं। तो यानी कि जितने भी होल नंबर हैं वो सब क्या हैं, इंटीजर हैं, वो ये जितने भी नंबर हैं वो सब यहां पर आ रहे हैं, है ना। तो ये सब के सब क्या हैं, नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर वो सब क्या है, होल नंबर।
जितने भी ये नंबर हैं वो सब इसमें आ रहे हैं, तो आंसर है कि हाँ ये वाले नंबर जितने भी लिखे हुए हैं यहां पर वो सब ऑल्सो क्या है, होल नंबर है। बट जितने भी इंटीजर है, जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या होल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 ये ऐसे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर या हम कहें नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट वहां पर कौन नहीं आते हैं, नेगेटिव वाले, है ना, ये वाली बात आई समझ में। तो इसलिए हम कहेंगे कि होल नंबर जितने भी हैं वो सब इंटीजर में आते हैं, तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर नॉट अ होल नंबर। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब आप रैशनल नंबर की बात करो, क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्या मैं कहूं जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर हैं क्या, ये सोचो पहले, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर हैं, यस हाँ हैं, क्यों, 1 2 3 4 आपने ये लिखा है ना, इसके सबके नीचे अपॉन में क्या लिख सकते हो बताओ, लिख सकते हो, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, P अपॉन Q की फॉर्म, यानी कि सबके सब क्या हैं, रैशनल नंबर। ऐसे होल नंबर बताओ, सबके सब जितने भी होल नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, तो आंसर है हाँ, देखो 0 1 2 3 4 ऐसे ही तो होते हैं होल नंबर, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 लिखा, ऐसे इसके नीचे 1 लिख लो, 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0, है ना, तो यानी कि 0 को भी किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर की फॉर्म में, लाइक दिस 0 अपॉन 1। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या जितने इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर हैं, तो आंसर है हाँ, कोई भी किसी की भी बात कर लो, जैसे -1 है ना, तो -1 अपॉन 1, -2 अपॉन 1, है ना, तो ये जितने भी नंबर हैं सबके नीचे 1 1 1 लिखते जाओ, तो ये सबके सब किस फॉर्म में आ जाएंगे, रैशनल नंबर की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, है ना बच्चों, वो सब क्या हैं बोलो, होल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं वो सब क्या हैं बोलो, इंटीजर, है ना, और जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब क्या है बताइए, रैशनल नंबर। इंटीजर को बच्चों हम जेड से डिनोट करते हैं, तो मैं यहां पर जेड लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, और जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब क्या हैं, रैशनल नंबर। अब आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ऊपर से नीचे वाला जो नंबर होगा वो इसमें आएगा ही आएगा। मतलब आपसे मैं पूछूं क्या नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, तो आंसर है हाँ है ना, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले में पूछा जाएगा तो आंसर आएगा फॉल्स या नो। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये जेड यानी कि इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो आंसर है नो। ठीक है, मैं आपसे पूछूं क्या ये रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है वो सब होल नंबर होते हैं, तो आप कहोगे नो। बट जितने होल नंबर है वो सब रैशनल नंबर होते हैं, तो आंसर है यस। इस तरह से आप अपना आंसर करोगे। ये वाली बात आ रही है समझ में। तो इसी पर बेस्ड आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आता हूं, वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए ध्यान दीजिए, पेज नंबर है बच्चों 3rd, पेज नंबर है 3rd, और क्वेश्चन नंबर है, या मैं मुझे लिखना चाहिए एग्जाम्पल नंबर है 1। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. बताइए, ये आपसे पूछा हुआ है, क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं? वाई? क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कैसा है? फॉल्स, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हाँ ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, फिर इसमें पूछा है बच्चों आपसे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं? बताइए।
होते हैं, जितने भी इंटीजर वो सब रैशनल नंबर होते हैं, तो आंसर है यस, है ना। अब आपने यस लिखा या ट्रू लिखा, तो उस केस में आप एग्जाम्पल भी दे दिया करो साथ में, जैसे आपने लिखा ट्रू, अगर फॉल्स है तो क्यों है, अगर ट्रू है तो साथ में एक दो एग्जाम्पल दे दो। जैसे इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमारे पास जैसे इस तरह से होते हैं, -2 -1, है ना, 0 1 2, ये सब के सब इंटीजर हैं, और इनके नीचे अपॉन में क्या लिखा जा सकता है, 1। ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सब किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपसे थर्ड पार्ट पूछा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये आपसे पूछा हुआ है। तो क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब इंटीजर हैं, तो आपने कहा फॉल्स है। तो क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप बताओ क्यों? क्योंकि देखो हमने कोई भी नंबर लिखा रैंडम, जैसे हमने लिखा 5/2, 5/2 किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, यानी रैशनल नंबर है। अब ये आपने मान लिया, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर 5/2 इज रैशनल नंबर। बट अगर हम 5/2 को सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा बोलो, 2.5। 2.5 ये एक रैशनल नंबर है 5/2, बट 2.5 क्या हमारा एक इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, -1 0 1 2, तो 2 आता है, 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास कौन सा आता है बोलो, 3 आता है। 2.5 इंटीजर नहीं है ना। 2.5 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो यानी कि 5/2 रैशनल नंबर तो है, बट 5/2 हमें कहां नहीं मिलेगा, इंटीजर्स में नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हमने इसका आंसर क्या लिखा, फॉल्स। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। पढ़ रहा हूं, पेज नंबर है 4। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं आपको। कैसे निकालोगे, 1 and 2 दो नंबर हैं, इसके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, कितने रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में हो सकते हैं, हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं ना। तो 1 और 2 के बीच में आपको क्या लगता है कितने रैशनल नंबर होते होंगे? तो आंसर है इनफाइनाइट। कितने होते होंगे, इनफाइनाइट। कैसे, देखो समझो, मैं 1 और 2 के बीच में आपको सबसे पहला रैशनल नंबर निकाल कर दिखाता हूं, सबसे पहला। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, ध्यान दो। ये जो पहला नंबर है ये हमारा क्या है, x, और ये हमारा जो दूसरा नंबर गिवन है ये क्या है, y। ये ठीक है, x प्लस, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, यानी x और y को ऐड करेंगे, और उसको किससे डिवाइड करा लेंगे, 2 से। तो ये हमें हमेशा पहला रैशनल नंबर दे देगा बिटवीन दीज 2। ओके, निकालिए, कैसे निकालोगे, देखो 1 + 2 और अपॉन में क्या, 2। तो आंसर बताओ कितना आया आपका, 3/2। ये 3/2 1 और 2 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर मिल गया। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर ये मिल गया बच्चों, मैंने यहां लिख लिया, इनके बीच का नंबर था तो मैंने इनके बीच में लिख लिया। अच्छा, अब आपको एक और रैशनल नंबर निकालना है जो कि कहां होना चाहिए, 1 और 2 के बीच का ही तो होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके और इसके बीच का निकाल लेता हूं, तब भी तो वो यहीं पर आएगा, और वो ऑल्सो किसके बीच में माना जाएगा, 1 और 2 के बीच में। ये वाली बात आ रही है समझ में। तो मैं अब जो नया रैशनल नंबर निकाल रहा हूं 1 और 3/2 के बीच में निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है 1 और 3/2 के बीच में। तो अब मेरा 1 क्या हो गया, x, और 3/2 मेरे लिए क्या हो गया, y। अब फिर से निकालो, तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x + y/2, फॉर्मूला यही रहेगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी, 3/2, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या, 2। इसको सॉल्व करो, 2 × 1 = 2 + 3 कितना हो गया, 5, है ना। एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5,
और जो यहाँ पर 2 था वो कहाँ आ जाएगा इसके साथ, तो नीचे कितना बचेगा 4, है ना। तो रैशनल नंबर कितना बन गया बोलो, किस किस के बीच में बना ये, 1 और 3/2 के बीच में, है ना। 1 और 3/2 के बीच में मैंने लिख दिया ये कितना 5/4, है ना। अगर ये 5/4 मैंने यहां पर लिखा तो ये ऑल्सो किसके बीच का रैशनल नंबर है, 1 और 2 के बीच का, ये आ गया। अब आप फिर से रैशनल नंबर निकाल सकते हो और भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 3/2 और 2 के बीच के निकाल सकते हो। आपका मन करता है तो 5/4 और 3/2 के बीच का निकाल सकते हो। आपका मन करता है तो 1 और 5/4 के बीच का निकाल सकते हो। आप कितने भी रैशनल नंबर यहां पर निकाल सकते हो। ये वाली बात आ रही समझ में। तो चलो मैं 3/2 और 2 के बीच में निकालता हूं, है ना। तो यहां पर अब मेरा 3/2 और 2 के बीच में अगर मैं निकाल रहा हूं तो 3/2 मेरा x हो गया और 2 मेरा क्या हो गया y, ये ठीक है। अब फिर से निकाल लो नंबर, x प्लस y और इस होल डिवाइडेड बाय क्या 2, ये वाली बात आई समझ में, ठीक। इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा बोलो, 2 2 जा 4 और 3 7, है ना। और ये वाला 2 नीचे आ गया होगा तो कितना बन गया होगा 7/4। ये किस किस के बीच में निकाला था हमने, 3/2 और 2 के बीच में, है ना। तो ये आ गया 7/4, ये वाली बात आई समझ में। अब आपके पास और भी नंबर निकालने, अभी तो 3 ही निकले ना, अभी तो आपको और निकालने हैं। तो और नंबर निकालने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बताइए। इसके बीच में निकाला जा सकता है, इसके और इसके बीच में निकाला जा सकता है, इसके और इसके बीच में निकाला जा सकता है, इसके और इसके बीच में निकाला जा सकता है। तो ऐसा आप करते जाओगे तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ध्यान दो बच्चों कि जब 1 और 2 लिखा था सिर्फ, तो सबसे पहला रैशनल नंबर जब हमने निकाला था उसका आंसर कितना आया था, है ना। फिर हमारे पास निकालने के लिए एक तो ये पॉसिबिलिटी थी कि दिस और दिस, इसको ऐड करो अपॉन 2 और इसको करो, तो कितने चांस थे 2। लेकिन जैसे ही हमने एक नया नंबर निकाला 5/4, अब आप बताओ कितने चांस बन गए आपके पास, बढ़ता गया देखना, 1 चांस, फिर यहां पर इनके बीच में निकाला जा सकता है, इनके बीच में, तो कितने हो गए अब 3। पहले कितने थे, अब कितने हो गए 3। फिर जैसे ही आपने एक और निकाल कर दिया 7/4, अब आप बताओ कितने निकाले जा सकते हैं, इनके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, अब 4 हो गए। तो जैसे जैसे आप निकालते जा रहे हो हर बार एक और पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। तो ऐसे कितने बढ़ते चले जाएंगे, जितने ज्यादा आप निकालना चाहो निकालते चले जाओ। तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट। ये वाली बात आ रही समझ। तो मैंने आपके सामने 3 निकाल दिए, अब आप किसी के भी बीच में निकाल सकते हो, मैं इन्हीं के बीच में निकालता जाता हूं, ठीक है। तो 7/4 और 2, ये मेरे लिए x हो गया और ये क्या हो गया y, इसको ऐड कराओ, 7/4 + 2/2, ठीक है। 4 × 2 8 + 7 15 और अपॉन में क्या 4, ठीक है। एक ये नंबर हमारे पास आ गया 15/4, ठीक है। सॉरी 8, यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 8 लिखना चाहिए, 8। अब इसके बाद अब फिर से आप चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल दो या इन दोनों के बीच में एक नंबर और निकाल दो। तो ये कितना बनेगा, यहां पर चलो इसके बीच में निकाल देते हैं, या चलिए इसी के बीच में ठीक रहेगा, 1 और 5/4 के बीच में निकालिए। तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। अब इन दोनों को ऐड कराओ, 1 + 5/4 और डिवाइडेड बाय क्या 2। इसको सॉल्व करो, 1 × 4 4 + 5 कितना 9 और 4 × 2 कितना हो गया होगा 8। तो ये एक नंबर और आ गया होगा हमारा यहाँ पर कितना 9/8। ये आपके 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकल कर आ गए। अब बच्चों आप जिस तरह से करोगे, जिन जिन नंबरों के बीच में निकालोगे, आप इसके बीच में इसके बीच में निकालोगे, उसी तरह के आपके आंसर आएंगे, है ना। तो आपने कुछ आंसर निकाला रैशनल नंबर का, तो हाँ, तो आपका आंसर कुछ और आया, है ना। क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में कितने आंसर होंगे, इनफाइनाइट। तो उस इनफाइनाइट आंसर्स में से आपका आंसर अलग हो सकते हैं, आपने अलग रैशनल नंबर निकाले हैं, तो वो कोई भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन कर लेते हो और बैक से फिर आंसर मैच करते हो, तो वो आंसर मैच कर भी सकता है, हो सकता है बुक वाले ने अलग आंसर निकाल, अलग रैशनल नंबर दिए हो, लेकिन उन्हीं 2 नंबर के बीच में, और आपने भी उन्हीं 2 नंबर के बीच में निकाले हो, लेकिन वो आपने अलग निकाले हो। क्योंकि अगर बुक ने अगर इन दोनों के बीच में निकाला तो उसका आंसर अलग होगा,
हमने तो हो सकता है इन दोनों के बीच में निकाला हो, तो लेकिन वो नंबर तो किसके बीच का होगा, इन दोनों के बीच का, 1 और 2 के, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये एक मेथड है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर निकालने का। ये वाली बात आ रही है समझना, जैसे आपने ये वाला एग्जाम्पल किया, इस तरह से कर सकते हो। या अगर आप प्लेलिस्ट में से दूसरी कोई वीडियो देखते हो जिसमें पहले नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर हो सकता है दूसरा एक और मेथड आपको मिल जाए, या आप क्लास 8th में कुछ मेथड पढ़कर आए हो अलग। तो रैशनल नंबर निकालने के सबके अपने अपने मेथड होते हैं, कोई भी अपना मेथड लगा सकते हो जो आपको सबसे आसान लगता हो। वहाँ पर मैंने दूसरे मेथड भी बताए हुए हैं पहले। रैशनल नंबर सबसे पहले बताओ मुझे एक बार फिर से कि रैशनल नंबर क्या होता है। हाँ, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो और वहाँ पर Q किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल। ठीक है, ये हो गए रैशनल नंबर। अब बच्चों रैशनल नंबर भी P/Q की फॉर्म में, तो वो भी दो तरह के होते हैं रैशनल नंबर, है ना। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5/2 लिखूं और मैं आपसे पूछूं क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ है, ठीक है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 10/3, जैसे मैंने ये लिखा, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ है, ठीक। लेकिन अगर हम इनको सॉल्व करें, है ना, तो ये अलग अलग तरह की चीजें दिखाते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करके देखूं 5 को, तो आप कहोगे 2 2 जा 4, माइनस कराओगे यहाँ 1 लिख लोगे, है ना। फिर डिवाइड आगे कराने के लिए यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे, फिर 2 5 जा 10। तो इस केस में बच्चों आप देख रहे हो कि माइनस करने पर आपका रिमाइंडर का आंसर कितना आ चुका है, 0। हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर का आंसर है वो 0 हो चुका है। फिर हमने यही काम दूसरे रैशनल नंबर के लिए करके देखा, 3 से डिवाइड कराया किसको, 10 को, ठीक है। तो डिवाइड कराइए, 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 बचा। अब इसके बाद डिवाइड आगे करने के लिए आपने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लिख लिया। फिर आपने 3 3 जा 9 लिखा, फिर माइनस कराया, फिर यहाँ 1 आया, फिर 0 लिखा आपने, 3 3 जा 9 कराया, है ना, फिर माइनस किया, फिर 1 आया। तो इस तरह से जब आप करते जाओगे तो आप क्या देख रहे होगे कि ये डिवाइड ऐसे नीचे चलता जाएगा, यहाँ पर 3 3 3 चलता ही चला जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें रिमाइंडर का आंसर क्या नहीं मिल रहा, 0 नहीं मिल रहा। तो ऐसे रैशनल नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में है, ऑफ कोर्स, उनको हम डिवाइड करते हैं। तो एक तो इस तरह के होते हैं जहां पर डिवीजन खत्म हो जाता है और रिमाइंडर का आंसर 0 हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो बताओ इन दोनों में से टर्मिनेटिंग कौन सा डेसिमल है, 5/2, है ना। तो आपने इसको डाल दिया किस कैटेगरी में, टर्मिनेटिंग। यह आपने कहा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है। फिर आपने इस वाले में कहा कि रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आ रहा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, कहीं पर जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने इसका नाम लिखा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आपने एक चीज देखा कि ये क्या होने लगता है, रिपीट। क्या हो रहा है, रिपीट। तो इसलिए आपने नाम रखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, रिपीटिंग नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये है बच्चों की जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये वाली बात आ गई समझ। रैशनल नंबर के बाद ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर वो दूसरे टाइप के कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर हो गए, है ना। तो वो हमने यहां पर लिख लिया इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब रैशनल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं। देखो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब क्या हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी सब क्या हैं। तो यानी कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो दोनों ही केस में है रैशनल नंबर हैं। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते होंगे, जो ना तो टर्मिनेटिंग हो
और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो नंबर क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल। ये वाला टर्म फिर से समझ लो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों ही क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, अब इर्रेशनल मैंने कहा उसका उल्टा होता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते होंगे? ना टर्मिनेटिंग हो और ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ये पहली कंडीशन हो गई इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर यही लिख देता हूं, नीदर, पहला तो नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉर रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग ले देता हूं सीधा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये वाली बात आई बच्चों? ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर कुछ एक नंबर लिखकर दिखाता हूं, जैसे 1.01 लिखा। बताइए बोर्ड पर ये टर्मिनेटिंग लिखा है या नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है? कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो गया है। अब फिर से सुनना ध्यान से, इस तरह। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये बात ध्यान रखना कि वहां डॉटेड जरूर होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं लिखता और आपसे पूछता कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या आंसर देते? टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपने डॉट 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 तो लगाया नहीं, यानी वो रिपीट ही नहीं हुआ, यहां पर जाकर एंड हुआ कुछ ना कुछ नंबर। तो अब मैंने डॉट लगा दिए, अब आपने क्या कहा बच्चों? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ये, है ना, क्योंकि ये डॉटेड ये बता रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, है ना, और 010101 ये बता रहा है कि वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैंने क्या किया, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि पहले मैंने 01 लिखा, फिर मैंने 001 लिखा, है ना, फिर मैंने 0001 लिखा, फिर मैंने 00001 लिखा, और फिर मैंने डॉट 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 भी लगाया। अब डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा नहीं है? बोलो, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होना चाहिए? रिपीटिंग, है ना, तो वो रैशनल कहलाएगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये कैसा नहीं है? रिपीटिंग नहीं है। ये वाली बात आई समझ में, है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा, पहले 2 0 आते हैं, फिर 3 आते हैं, फिर 4 आते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जब भी लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। ये वाली बात आई समझ में? ठीक, अच्छा, एक और एग्जांपल अगर लिखते हैं, कोई भी ऐसे लिख सकते हो, 5.12 मैंने लिखा। अब ये टर्मिनेटिंग है, अगर मैं यहाँ डॉट 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 लगा दूं तो ये रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने ऐसा लिखा 11, फिर मैंने 112, फिर मैंने 1112 ऐसे करके लिखा और फिर डॉट 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 लगाया। अब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये यानी कि कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ये वाली बात आई समझ? ठीक, ये तो हो गई बच्चों पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर रूट के अंदर लिखा हो, है ना, तो जो कि परफेक्ट ना हो, यानी कि जिसका आंसर परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो वो जो नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं √25, ऐसा लिखा मैंने, तो √25 का आंसर आप जानते हो 5 आया, ये एक परफेक्ट आंसर आया। इसलिए हम क्या कहेंगे कि √25 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना। 25 का स्क्वायर रूट लगाते हैं तो क्या कहते हैं हम इसको? ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका आंसर परफेक्ट आएगा, और परफेक्ट आएगा तो उसके नीचे अपॉन में 1 लिखा जा सकेगा, और वो कैसा नंबर कहलाएगा बताओ? रैशनल नंबर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिनका आंसर परफेक्ट ना आए वो क्या कहलाते होंगे? इर्रेशनल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें √2, है ना, √3, ये सब मैं कैसे लिख रहा हूं? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ऐसे नंबर जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2, 3, फिर √4 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। फिर इसके बाद क्या मिलेगा हमें? √5, है ना, फिर √6, √7, ये सब एटसेट्रा। ओके, तो दूसरी कंडीशन आपने क्या बता दी? बोलो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं रखते हैं वो हो गया। सिमिलरली बच्चों क्यूब रूट के बारे में भी आप यही बातें कहते हो, नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट ना आ रहा हो ना बच्चों, तब भी उस केस में ऐसा ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 की बात करें, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट माना जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 3 लिखा है ना तो ये क्या माना जाएगा, क्यूब रूट, है ना। तो अब दोनों में डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर √3 के बाद √4 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अगर मैं √4 लिखूं और यहां पर 3 लिख दूं, है ना, तो √4 का ये क्या बन गया, क्यूब रूट। तो 4 का क्यूब रूट परफेक्ट नहीं होता, है ना। जैसे यहां पर हम √7 के बाद √8 लिख सकते हैं, है ना। √8 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, बट यहां पर नहीं लिख सकते हम, यहां पर हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि √8 क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2, है ना। तो ये 8 का क्यूब रूट जो होता है वो परफेक्ट होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, अगर एग्जाम में हमें नंबर गिवन हो तो हमें ये देखना चाहिए कि वो स्क्वायर रूट दे रखा है या क्यूब रूट दे रखा है। जितने भी परफेक्ट क्यूब रूट होंगे, है ना, वो सब इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, है ना। तो इनमें जैसे √4 लिख लिया, √5 हो गया, है ना, इसी तरह से √11 कोई भी लिख लो, इन सब के अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो वो कैसे नहीं आएंगे, परफेक्ट नहीं आएंगे। पहला परफेक्ट क्यूब रूट आपको कौन सा मिलेगा, 1, है ना। फिर इसके बाद बताओ कौन सा मिलेगा, 8। फिर इसके बाद कहां मिलेगा, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, है ना। 3 का क्यूब करें तो 27 आता है ना। तो बाकी के ये जितने भी बीच में नंबर में रह गए वो सब के सब क्यूब रूट निकालोगे तो वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होंगे, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। और लास्ट जो कंडीशन है इरेशनल नंबर, एक नंबर और जिसकी वैल्यू ना तो टर्मिनेट होती है और ना रिपीट होती है, वो है पाई। तो पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये अब अगर आप लेटेस्ट अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू कहीं जाकर एक पर्टिकुलर नंबर के बाद 2 लाख 3 लाख बाद कहीं रिपीट हो रही है, अगर आप विकी पर जाकर पढ़ते हो तो वो मैं नहीं मान रहा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि आप 3 लाख तक तो कैलकुलेशन अपना नहीं करते हो, लेकिन अभी तक मैं यही लेकर चल रहा हूं कि पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर ये पाई की वैल्यू ना तो टर्मिनेट होती है और ना रिपीट होती है। इसलिए वे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, पाई को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हो गई इरेशनल नंबर की। अब आप रैशनल नंबर पहचानते हो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर पहचानते हो क्या होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम रहेगा वो ये कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कैसे करते हैं, है ना। अगर नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को लोकेट करना हो तो ये तो आप क्लास 8th में पढ़कर आए हो कैसे करते हैं, है ना। तो 1 देखो, जैसे 0 बनाना, 1 बनाना, 2 बनाना, ये नंबर लाइन आप देख कर आए हो, है ना। लेकिन ऐसे नंबर √2, √3, √5 ये सब कैसे नंबर हैं, इरेशनल। इनकी नंबर लाइन पर आपने नहीं देखा है कि ये नंबर लाइन पर कहां होते हैं, तो इनको लोकेट करना हम लोग शुरुआत करते हैं इसको सीखने का। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, और फिर हमने देख लिए इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी और इरेशनल नंबर, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी हम देख चुके। रैशनल नंबर के फर्दर आपने 2 टाइप पढ़े थे, कौन कौन से, हाँ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर के लिए आपने कितनी कंडीशन पढ़ी, 4। पहली कंडीशन क्या है, ना तो टर्मिनेट होता हो ना रिपीट होता हो। दूसरी कंडीशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। तीसरा क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। और पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। ये अब ये जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, इन सब को मिलाकर हमने जितने भी नंबर मिलेंगे जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर।
यानी कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट, इट मे बी इरेशनल नंबर। ये वाली बात क्लियर? ऑल रियल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर, इट मे बी रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो सब रियल हैं, बट वो सारे रैशनल या इरेशनल हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब देखो क्लास 8th लेवल पर आप लोग नंबर लाइन बना चुके हो। नंबर लाइन पर आप रैशनल नंबर को लोकेट करते हुए आ रहे हो, है ना? ये सब रैशनल नंबर है, इन सबको आपने लोकेट किया था नंबर लाइन पर। अब अगर हम इरेशनल नंबर को भी सीख जाएं, इरेशनल नंबर का मतलब √2, है ना, कुछ √5, इस तरह से ये सारे नंबर, हम कोई एक ऐसी नंबर लाइन बनाना सीख जाएं जिसमें √2, √5, √7 ये सारे नंबर भी हम बना पाएं। तो ये जो नंबर लाइन होगी, ये नंबर लाइन कैसे नंबर्स के लिए होगी? इरेशनल नंबर के लिए। और अगर हम रैशनल नंबर को हम अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हुए पहले से आ रहे हैं, और अब अगर हम इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर लें, तो हम फिर एक जनरल स्टेटमेंट ये बना सकते हैं कि एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, उसको किस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नंबर लाइन पर। क्योंकि सारे रैशनल नंबर हम करते हुए आ रहे हैं, और इरेशनल नंबर अब हम सीख लेंगे यहाँ पर कैसे करते हैं उनको। तो रैशनल भी किया जा सकते हैं, रैशनल भी किया जा सकते हैं। इसका मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वो सबके सब कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं? नंबर लाइन पर। क्लियर है? तो रैशनल नंबर तो आपको पहले से आता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि किसी इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर है 3, पेज नंबर है 7। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन है, लोकेट करना है आपको किसको? √2 को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, करिए लोकेट। कैसे करेंगे? लोकेट करने के लिए कुछ आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। आप कोई भी एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, अभी तक ये सिर्फ एक लाइन है। इस लाइन पर जैसे ही नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? नंबर लाइन। तो इसमें नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लोगे और उसका कुछ भी नाम रख दो। सपोज करो आपने ए नाम रखा उसका, कोई भी एक पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट ए से 1 यूनिट दूर कोई एक दूसरा पॉइंट बना लो। 1 यूनिट को अभी मैं थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में, अगर आपका स्केल है सेंटीमीटर, मीटर में है मीटर, आप जैसा भी चाहो वैसा। मैं अभी फिलहाल चलो यूनिट लिख देता हूँ, 1 यूनिट। ओके, आप स्केल में 1 सेंटीमीटर ले लेना और बी पॉइंट बन जाएगा। फिर पॉइंट बी से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना, वो आपको बनाना आता है ना? वो आप क्लास 8th लेवल पर सीख चुके होंगे। ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद पॉइंट बी से 1 यूनिट का एक कट लगाना है, सच दैट ये पॉइंट का नाम आप रख दोगे सी। तो ये कितने यूनिट का लगाया? 1 यूनिट का। यानी 1 सेंटीमीटर का ए से कट लगाना है और 1 सेंटीमीटर का फिर से एक कट लगाना है बी से, है ना? तो बी सी भी 1 सेंटीमीटर है आपका, ए बी भी 1 सेंटीमीटर है। फिर आप ए से सी को ज्वाइन करा देते हो। ये ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अब जैसे ही आप ज्वाइन कराते हो, तो क्योंकि यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा ए बी सी। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी, और इसमें हम क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ठीक है।
अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है 1, ये 1 लिख लो यहां पर, बी सी की वैल्यू भी कितनी है 1, ये लिख लिया। अब 1 का स्क्वायर 1 और यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना हो गया 2। इधर स्क्वायर चल रहा है, अभी स्क्वायर हटा दो तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट। तो यानी कि जो AC है उसकी वैल्यू √2 है, तो ये जो हमारा AC है ये √2 को शो कर रहा है, AC की वैल्यू √2 यूनिट है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपको ये जो लेंथ है इस लेंथ को कहां पर लेकर आना है, नंबर लाइन पर, है ना। तो नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करो, आप कंपास में यहां पर कंपास को रखोगे A पॉइंट पर और कहां तक खोलोगे C तक, फिर उसको खोलकर इस लेंथ को इस नंबर लाइन पर लेकर आओगे, ठीक है। यहां पर नहीं, फिर से यहां पर रखकर इतना खोलोगे कंपास को और फिर ये जो लेंथ है आपको उसको कहां पर लेकर आओगे, नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन पर जहां भी कट करेगी वो जो पॉइंट आपका होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को, ठीक है। ये लेंथ आप यहां पर लेकर आ गए, इसको आपने यहां पर ट्रेस कर दिया, तो ये इतनी जो लेंथ हो गई ये नंबर लाइन पर कितनी हो गई, किसको दिखाएगी, √2। यहां से लेकर यहां तक ये √2 वैल्यू के इक्वल होगा। क्लियर है ये वाली बात। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो हाँ, तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या आती है वो सुनो। सबसे पहले ये जो हमने लाइन बनाई, सबसे पहले एनी लाइन, उस एनी लाइन में हमें क्या करना था कि √2 को रिप्रेजेंट करना था। तो हमें एक बात ये हमें पता थी कि अगर ए बी की वैल्यू 1 ली जाए, बी सी की वैल्यू 1 ली जाए, तभी यहां पर आंसर कितना आएगा, √2। इसीलिए हमने ए से कितना डिस्टेंस पर एक पहला कट बनाया, बी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर बनाया, 1 सेंटीमीटर। फिर बी से 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री क्यों बनाया हमने, क्योंकि हम क्या लगाना चाहते थे, तो 90 डिग्री होगा तभी लगेगा, ठीक है, ये बन गया। फिर इसको 1 यूनिट क्यों बनाया, क्योंकि ये 1 और ये 1 होगा तभी आंसर इसका क्या आएगा, √2, ठीक है। तो ये इसलिए हमने 90 डिग्री बनाया, इसलिए ये 1 1 लिए। फिर इसी लाइन को ऐसे नीचे उतार लिया यहां पर, इसने इसको यहां कट कर दिया, तो यानी कि ये जो लेंथ है इतनी, ये √2 के इक्वल होगी, या मैं कहूं पॉइंट डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब इसी तरह से मान लो क्वेश्चन आया, लोकेट, एग्जांपल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट क्या करना है, √3 ऑन द नंबर लाइन। ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया √2, अब √3 को आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखो कैसे करोगे। एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर वही है 7। लोकेट, लोकेट आपको किसको करना है, √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कराइए। कैसे कराओगे, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चलो मैं इसको उल्टे तरीके से सिखाता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें ये मैंने कहा 1 यूनिट है, अपनी तरफ से आपको बता दिया पहले से, कितना है 1 यूनिट, और B पर एंगल मैंने बता दिया आपको 90 डिग्री है ना। अच्छा, और AC में निकालना चाहता हूं, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बोलो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, BC की क्या वैल्यू यहां पर मैं रखूं सच दैट इसको सॉल्व करके इसके साथ आंसर यहां पर 3 आना चाहिए। अगर आपने यहां पर 2 रखा ये, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना होएगा, यहां पर 5 आएगा, और हमें कितना बनाना है 3। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 2 नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, √2। √2 अगर होगा तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, और इधर क्या चल रहा था बोलो, AC का स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो क्या पर क्या आ जाएगा, √। तो यानी कि AC की वैल्यू √3 तभी आ सकती है जब यहां पर क्या हो, √2। ये वाली बात आई समझ में। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं
कि आप 1 सेंटीमीटर की एक लेंथ बनाइए, इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर की लेंथ, तो आप बना लोगे? हाँ बना लोगे बड़े आसानी से। कहीं पर भी जहां आपका मन करता हो वहां पॉइंट ए लिखो, फिर वहां से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाओ और उस पॉइंट का नाम क्या रख दो? बी। तो ये बन गया 1 यूनिट। बिल्कुल आसान था। अब मैं आपसे कहूं कि बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, बना लोगे? हाँ बना देंगे। ठीक है बनाओ। ये आपने 90 डिग्री का एंगल बनाकर दिखा दिया ये। ओके। अब मैंने आपसे कहा बी से √2 का कट लगाओ। कितने का? √2 का कट। अब आपके पास जो स्केल है वहां पर कहीं √2 होता है क्या? नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर कहता तो आप कंपास लेते, 1 सेंटीमीटर खोल लेते, 2 कहता तो 2 सेंटीमीटर खोल लेते। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं √2 का कट लगाओ, तो √2 का कट लगा पाओगे क्या? तो आंसर नहीं लगा पाओगे। अगर नहीं लगा पाओगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसका एक तरीका यह है कि हमें √3 बनाने से पहले हमें एक ऐसी लाइन चाहिए होगी जो किसको रिप्रेजेंट करती हो? √2 को। इसका मतलब √3 बनाने से पहले हमें किसको बनाना पड़ेगा? √2 को। क्योंकि हमारे पास स्केल में √2 है नहीं तो हम कट नहीं लगा सकते डायरेक्ट √2 का। तो हमने एक काम किया, पहले √2 बनाया, तो ये 1, और अगर ये 1 यूनिट का कट लगाया जाए, 1 सेंटीमीटर कह लो, तो बच्चों आपको पता है कि ये कितना आएगा? AC निकल कर √2 निकल कर आएगा इतना। ये हम यहां पर करके देख चुके हैं। जब ये 1 लिया जाता है और ये 1 लिया जाता है और फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है, तो AC का आंसर कितना आता है? √2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें कंफर्म्ड है कि AC हमारा √2 है। ओके। अब हमारे पास एक लाइन है जिसमें √2 लिखा हुआ है। अब हमें दूसरी लाइन कौन सी चाहिए? √2 लिखा हुआ है, दूसरी लाइन कौन सी चाहिए बोलो? 1 की चाहिए। ठीक है, और वो एक √2 की और एक 1 के बीच में कितना एंगल होना चाहिए बोलो? 90 डिग्री। तो मैं ये कर रहा हूं कि ये जो AC वाली लाइन है, इसमें इस लाइन में पॉइंट C से मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। ये पॉइंट C पर रखकर मैंने क्या किया? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री आ चुका। अब आप मुझे ये बताइए कि C से मैं कितने का कट लगाऊंगा? कितने का कट लगाना होगा मुझे यहां पर? 1 का। क्यों? क्योंकि √2 तो है, 90 बना लिया, अब क्या और चाहिए? 1। तो C से मैं 90 डिग्री का एक कट लगा देता हूं। सॉरी, 1 यूनिट का एक कट लगा देता हूं, या 1 सेंटीमीटर कह लेना उसको। ठीक है, ये इसका नाम मैंने कुछ रख दिया D। ओके, ये बात आ गई समझ में? अब इस A को इससे क्या कर दो? ज्वाइन। A से D को ज्वाइन कर दिया, तो अभी ये क्या होगा? ये 1 है, ये √2 है, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? तो ये 1 है, ये √2 है, तो इसका आंसर √3 आएगा। तो हमारा ये जो निकल कर आएगा ये √3 आएगा निकल कर। हाँ, कितने भी निकाल सकते हो आप, ऐसे 1 1 1 करके बढ़ाकर कितना भी निकाला जा सकता है। ये हमारा √3 आया, तो मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं। तो बच्चों आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि हमने √3 डायरेक्ट क्यों नहीं बना पाया। क्या आंसर दोगे बताओ? क्योंकि हम किसको डायरेक्ट नहीं बना सकते थे स्केल से? √2 को। यहां पर जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है तो ACD में लगाया हमने पाइथागोरस थ्योरम, है ना? इसमें AD का स्क्वायर किसके इक्वल होता होगा? AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी बोलो? AC तो हमें AC हमें पता है पहले से, कितना? √2, ये हम निकाल चुके हैं पहले। और DC की वैल्यू 1 है, ये ठीक। √2, रूट से ये कैंसिल, 2 बचा, इधर 1, तो आंसर कितना आया? 3। स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया इधर, √3 यूनिट। तो ये √3 यूनिट आ गया। अब इसको हमें कहाँ चाहिए बताओ? नंबर लाइन पर। तो हमने इसको कंपास को यहां से रखकर यहां तक खोला और इसको खींचकर कहाँ ले आए? नंबर लाइन पर। तो ये आप जब लेकर आओगे, ये यहां भी कट करेगा, वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता होगा? √3 को। ठीक है ना? हमने केवल ये किया है कि इसको ऐसा घुमा दिया और ये वाली लेंथ इस पर लेकर आ गए, तो ये यहां पर कट कर रही है, तो ये पॉइंट √3 को दिखाएगा। समझ आई बात? ठीक है,
तो बताइए √3 बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? √2। तो देखो समझो ध्यान से, √2 बनाने के लिए आपको जो लेंथ लेनी है वो कितनी कितनी लेनी है बताओ? 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। आपने देखा ना यहाँ पर, है ना? कितनी कितनी ली बताओ? 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, कुछ भी दिया हो वो यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो। √3 के लिए आपको क्या क्या चाहिए बोलो? 1 चाहिए और √2 चाहिए। इसका मतलब पहले क्या बनाना पड़ेगा? ये बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये स्केल में नहीं होता। क्लियर है? अच्छा, √4। अब √4 पर आओ। √4 के लिए कैसे बनाओगे? तो आंसर √4 तो जो होता है वो एक रैशनल नंबर है। √4 कैसा नंबर है? रैशनल, क्योंकि वो किसके इक्वल होता है? और 2 को तो रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है। 0, 1 और 2 ये रिप्रेजेंट हो गया, है ना? तो यानी √4 की बात नहीं करनी है हमें। अच्छा, नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर की बात करो। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर कौन सा होता होगा बोलो? √5। अब √5 बताओ कैसे आएगा? तो √5 को आपको एक लेंथ 1 बनानी होगी और एक लेंथ आपको 2 की बनानी होगी। इससे क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और ये कितना आ जाएगा? है ना? स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? √। तो इसका मतलब ये 1 और ये 2। अब आप मुझे ये बताओ कि √5 बनाने के लिए पहले कुछ और बनाना पड़ेगा या डायरेक्ट बन जाएगा? डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि स्केल पर हमें ये भी बनाना आता है और ये भी बनाना आता है। हमें √3 से पहले √2 क्यों बनाना पड़ रहा था? क्योंकि हमें ये तो बनाना आता है बट ये बनाना नहीं आता है। ये वाली बात आई समझ में? इसलिए उसको बनाना पड़ा। अब 2 कोई सा भी ले सकते हो आप। आपके मन में आया कि मैं 2 ये लेना चाहता हूं, ले लो। 2 में ये लेना चाहता हूं, ले लो। कोई भी ले सकते हो। ठीक है? तो अगर हम √5 लोकेट कर रहे होते बच्चों तो कैसे लोकेट करते हैं वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं बस फटाफट से करा देता हूं आपको। √5 को अगर लोकेट करना होता तो उसके लिए आप ये करते, यहां पर फिर से A लिखते, यहां पर क्या लिखते बोलो? B। कितनी यूनिट पर? या 1 पर या 2 पर, वो आपकी मर्जी है। यहाँ 1 लिख लिया। ठीक है? अगर ये 1 लिया है फिर इसके बाद B पर क्या बनाते? 90 डिग्री, और B से फिर कितना? 2 यूनिट। आप ये भी 2 ले सकते हो और ये 1 ले सकते हो। ये C आ जाता, फिर ये 90 डिग्री हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें तो क्या होगा? AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 1 + 4 कितना आता? 5, और स्क्वायर हटाते तो √रूट आ जाता। तो यानी AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इसको यहां से लो और नीचे खींच कर ले आओ ये। तो ये भी जो भी हमारा पॉइंट होगा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? अब मैंने आपको 5 का बता दिया, √5 के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई? ये वाले नंबर अगर हम स्केल से बना सकते हैं तो हमें कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, यानी √5 डायरेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है? और अगर आप चाहो तो जैसे आपने √2 बनाया, √3 बनाया, ऐसे आप फिर 1 यूनिट का खींचो तो √4 बन जाएगा। फिर आप 1 सेंटीमीटर का खींचोगे तो वो क्या बन जाएगा? √5। फिर 1 सेंटीमीटर का खींचोगे तो क्या बन जाएगा? √6। ये बनता चला जाएगा, आप कितना ही बना सकते हो। लेकिन हमें √5 के लिए क्यों ना डायरेक्ट कर लो? आप डायरेक्ट करना ठीक रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको √6 बनाना है, तो मैंने आपको कहा कि √6 के लिए आपको एक तो 1 बनाना होगा और दूसरा आपको √5 बनाना होगा। तभी तो आएगा। देखो 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट से ये कैंसिल, स्क्वायर कितना आया? 5। तो कितना बना? 6, है ना? तो बताओ √6 डायरेक्टली बनाया जा सकता है या पहले कुछ और बनाना पड़ेगा? कुछ और बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? √5, है ना? पहले क्या बनाना पड़ेगा? √5। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि स्केल में √5 नहीं होता तो वो डायरेक्ट कट नहीं लग सकता उतने का। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है? √4 तो एक रैशनल नंबर है, तो वो तो फिर आप 2 तो √4 = 2 होता है तो वो तो डायरेक्टली बना सकते हो।
नंबर लाइन का, ठीक है ना, ये है नंबर। इससे ज़्यादा का अगर देखना है कि √10 और 7, तो वो RS अग्रवाल वाली जो वीडियो है उसमें और भी आगे तक बनाए हुए हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका इर्रेशनल नंबर को लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको बच्चों हम एक बार फिर से देख लेते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बच्चों दो तरह के होंगे, हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, एक बार फिर से आज देखेंगे। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं ये, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिनका रिमाइंडर का आंसर क्या आ जाता है? 0। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? एग्जाम्पल हमने लिया कि 2 से अगर डिवाइड करना हो 7 को, है ना, अगर 2 से डिवाइड करना है किसको? 7 को, इसका 7/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड कराओ 7 को, तो यहाँ पर क्या लिखते हो आप? 6, माइनस करते हो यहाँ पर क्या आता है? 1, है ना, फिर पॉइंट लगाते हो यहाँ 0, फिर 5, फिर माइनस किया तो रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया। तो अब ये जो हमारा डेसिमल है ये यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, ठीक है। दूसरे जो है हमारे वो कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया? हमने कहा देखो यहाँ पर जैसे अगर मैं 11 को डिवाइड कराऊं 3 से, तो ये P/Q की फॉर्म है, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी P/Q की फॉर्म है, ये भी रैशनल नंबर है। इस तरह के रैशनल नंबर को हमने डिवाइड करा कर देखा तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला। लेकिन इस तरह के अगर हम करके देखते हैं तब हमें क्या मिलता है? देखो 3 से डिवाइड कराओ 11 को, है ना, तो आपने क्या करना है? 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 2 आ गया, आपने पॉइंट लगाकर 0 लगा लिया, है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे? 18, यहाँ पर क्या बचेगा बोलो, है ना, फिर यहाँ पर 0 लगाओगे, फिर यहाँ 6 आएगा, है ना, तो फिर 18, फिर ये 2 बचेगा, तो ये चलता ही जाएगा। यहाँ पर हर बार 2 बचता जाएगा, हर बार 0 लगाओगे, फिर ये 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। तो यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हमने कहा इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन का जो आंसर आता है, इस तरह के जो रैशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन में हमें ये देखने को मिला है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ओके, ये जो 3.66 आपका आंसर आया है 6666 ऐसे, तो हम कहेंगे ये बार बार आ रहा है, 66 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो इसी को हमने क्या किया? 3.6 और बार लगा दे। ये बार ये दिखाता है कि ये क्वांटिटी क्या हो रही है, ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ये वाली बात आ गई समझ में? ठीक है, तो इस तरह के हमें दो तरह के रैशनल नंबर मिलते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा? इस तरह का एक रैशनल नंबर गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कैसे पता करते हैं बताओ? तो आंसर है डिवीजन करके, लॉन्ग डिवीजन करके, सिंपल जो डिवीजन हम जानते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे पता करते हैं? लॉन्ग डिवीजन करके, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 पर आता हूं मैं, पेज नंबर है 9। एग्जाम्पल नंबर 5 और पेज नंबर है 9। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ, आपको निकाल कर देने हैं 10/3 एंड 7/8 एंड 1/7, ठीक है, ये निकाल कर देने हैं, ठीक है। और इन वाले केस में हम लोग ये भी देख लेंगे, हालांकि इसमें तो सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन पूछे हुए हैं, हम लोग ये भी देख लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो सबसे पहले 10/3 को लेकर चलिए। 3 से डिवाइड कराओ 10 को। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 3 जा 9 लिख लूँ,
माइनस कराने पर क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा लेता हूँ और यहाँ पर 0 बना लिया। ठीक है, यही तरीका है हमारा लॉन्ग डिवीजन का। 3 3 जा 9, माइनस किया, फिर 1 आया, है ना, फिर यहाँ 0 लगाया। 3 3 जा 9, माइनस किया, फिर 1 आया। तो ये चलता ही जा रहा है। तो 10.33 का जो आंसर आएगा उसमें 3.3333 इस तरह से चलता जाएगा, या हम उसे 3.3 बार लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल आसान है ये तो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप डिवाइड कराओ किससे, 8 से 7 को। 8 से डिवाइड कराओ किसको, 7 को। तो कराओ डिवाइड। कैसे कराओगे? सबसे पहले तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर क्या बना लोगे 0। अब डिवाइड कराओ, 8 8 जा 64, माइनस कराओ, यहाँ पर कितना आएगा बोलो, 6 आ गया। फिर डिवाइड नहीं जाएगा, पहले हमें क्या करना होगा, 0 लगाना होगा। अब फिर से टेबल को पढ़ो, तो 8 × 7 कितना आएगा यहाँ पर 56। बताइए माइनस करके क्या बना 4। क्लियर है ये? फिर इसके बाद 0 लिख लिया। फिर से टेबल को पढ़ो, अब कितना आएगा 5, 8 5 जा 40, माइनस किया, रिमाइंडर का आंसर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया यानी हमारा डिवीजन खत्म हो गया। तो 7/8 0.875। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे उनका नाम क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और ये वाला बच्चों कौन सा था बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 1/7। तो 1/7 देख लो कैसे करोगे, 1/7, 7 से डिवाइड कराना है हमें किसको, 1 को। कैसे कराओगे, सबसे पहले डिवाइड कराने के लिए 0 पॉइंट लगाकर 0 बना लोगे। 7 से डिवाइड कराओ 1 टाइम, कितना आया 3, फिर यहाँ 0 लगा लो, कितना बोलो 4 जा 4 × 7 28। ठीक है, क्या आ गया 2 आ गया, फिर 0 लगा लिया। अब 2 टाइम कितना बोलो 14, 7 × 2 14, कितना आ गया 6 आ गया, फिर आपने क्या लगा लिया बोलो 0। अब 7 × 8 कितना होता है 56, कितना आएगा बोलो 4। क्या आ गया बोलो 4 आ गया। कोई भी रिमाइंडर ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हुआ अभी तक नहीं हुआ। अब 4 जब आ गया तो आपने फिर से 0 लगा लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कितना पढ़ोगे बोलो 5, यहाँ पर क्या लिखूंगा 35, तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो 5। अभी भी कोई रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ 0 लिख लो। अब 7 से 7 टाइम कितना आ गया बोलो 49, माइनस किया तो क्या आ गया 1। अब ये वहां पर आ गया क्वेश्चन हमारा जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये नंबर, ये क्वेश्चन क्या था, 1 को डिवाइड कराना था हमें, किससे 7 से। अब देखो यहां पर क्या आ चुका है 1 आ चुका है। अब अगर मैं 7 से डिवाइड कराऊं तो ये प्रोसेस फिर से चलने लग जाएगी। तो जब भी वही नंबर हमारे पास फिर से रिपीट हो गया तो इसका मतलब अब ये डिजिट आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाली बात आ गई समझ? तो इसका मतलब 1 से जब 7 को 1 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.142857 ये बना। इसके बाद क्या होगा, फिर से 142857, फिर से 142857 आना शुरू हो जाएगा। तो उसका हमने क्या लिख दिया बार, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ये दिखाता है कि इतनी डिजिट के बाद फिर से चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर है ये वाली बात? तो इस तरह से अब इसको किस कैटेगरी में रखोगे आप बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये चलता ही जाएगा। अभी अगर आप इसको फिर से लिखोगे तो 142857 फिर ऐसे ही चलता ही जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है,
ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 है, शो दैट 3.142678 is a rational number. Is a rational number. And अच्छा, इन अदर वर्ड उसको वो कह रहा है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमारे पास जो नंबर है वो है 3.142678। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। अब क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है, हमें कैसे पता चला ये रिपीटिंग नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं लिखा हुआ है? बार। या हमें क्या नहीं दिखाई दिया? डॉट। डॉट नहीं दिखाई दिए या बार नहीं दिखाई दिया, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर इसको लिखने का तरीका बिल्कुल आसान हो गया कि यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो पीछे जितनी डिजिट हैं उतने जीरो नीचे लिख लेंगे 1 के साथ, है ना। कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 6 जीरो लिख दी। तो इसका मतलब तो ये है कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान होता है। बस क्या करना होता है? पॉइंट हटाओ और नीचे उतने जीरो लिख लो, है ना। क्लियर है। लेकिन अगर रैशनल नंबर ना हो, मतलब मुझे कहना चाहिए टर्मिनेटिंग ना हो और रिपीटिंग हो, तब उसे कैसे करेंगे? वो दूसरा तरीका होता होगा। ये वाली बात आ गई ना। टर्मिनेटिंग के केस में तो सिर्फ क्या करना है? पॉइंट हटाना और नीचे जीरो बना देना। क्या बन जाएगा? P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लो हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 में उसने हमें एक क्वेश्चन दिया है 0.3 बार, है ना। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ। इसको करके दिखाना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ये तो टर्मिनेट था। टर्मिनेटिंग के केस में तो पॉइंट हटाया नीचे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला कैसा है? रिपीटिंग। हमें कैसे पता चला ये रिपीटिंग है? क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को x के इक्वल लिख लो। किसके इक्वल? x के इक्वल लिख लो। क्लियर है ये वाली बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उसका बार ओपन कर दो, ठीक है। बार को आपने क्या कर दिया? ओपन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है? बताओ कितनी डिजिट के ऊपर लिखा हुआ है बार? 1 डिजिट के ऊपर। कितनी डिजिट वहां पर ऐसी हैं जिनके ऊपर बार लिखा हुआ है? तो आंसर है 1 डिजिट के ऊपर, है ना। जैसे अगर यहां पर ऐसे लिखा है तो कितनी डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है? 2 डिजिट के ऊपर। यहां पर कितनी डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है? 1 डिजिट के ऊपर। तो अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है तो आप उतने ही 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अगर आपके पास 1 डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। कराइए 10 से मल्टीप्लाई। इधर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 10x। इधर जब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे चला जाएगा, है ना। तो 3.3333 इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, ये हमारी जो थी ये थी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन, जो आपने 10 से मल्टीप्लाई करा लिया। अब आप क्या करो, इस सेकंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करा दो, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो सेकंड वाली पहले लिखी जाएगी ऊपर। तो यहां पर लिख लो 10x 3.3333 इस तरह से। और दूसरा फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख लो x अपॉन 0.3333 ऐसे, ठीक है। और इनको क्या करना है हमें? माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x में से 1x माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9x। कितना बचेगा? 9x। और देखो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, पीछे यहाँ पर सब जगह क्या होगा? 0। और यहाँ पर 3 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3। ये वाली बात क्लियर है। तो x इक्वल 9x इक्वल टू यहाँ 3.00 को सिर्फ 3 लिख सकते हैं,
ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3 और ये 9 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/3। ये इसकी p/q की फॉर्म बन गई। किसकी p/q की फॉर्म बन गई, 0.3 का बार। ये किसके इक्वल आएगा 3/9, या हम लिख सकते हैं उसको क्या 1/3। इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान है ये, क्लियर है। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में करवाए हुए हैं और आरएस अग्रवाल वाली बुक में भी करवाए हुए हैं। वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस की जा सकती है ना। ये 0.3 के बार के बाद नेक्स्ट आपका कौन सा है 1.27 बार। 1.27 टोटल पर बार है ना, दोनों पर देख लो, दोनों पर बार है। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है, कैसे करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल लिखना है। ध्यान रखना स्टेप हमेशा सेम रहेंगे। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को किसके इक्वल लिखा, x के इक्वल। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, बार को ओपन करना है। ठीक है, तो यहां पर भी बार को ओपन करो, तो x इक्वल्स टू 1.272727 इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। कि क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर है ना। 2 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 डिजिट के ऊपर होता तो 10 से, 3 डिजिट के ऊपर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कितने से 100 बोथ साइड। ठीक है, कराइए। इधर कितना आ जाएगा 100x, इधर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा। 127 पॉइंट क्या आएगा 272727 इस तरह से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या है। हाँ, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबट्रैक्ट किसको, फर्स्ट को, किस में से, सेकंड में से। ठीक है, सबट्रैक्ट करा दो। तो देखो सबसे पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो, 100x इक्वल्स टू 127.272727 और फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो 1.272727 ऐसे, और इसको माइनस करा दो। ठीक, माइनस कराने पर क्या बनेगा देखो, 100x में से x माइनस कराओगे तो कितना बचेगा 99x। पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट लगा लो, यहाँ पीछे सभी जगह पर क्या बन जाएगा 0, और यहाँ पर 127 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आएगा 126। ठीक है ना, माइनस हो गया। तो अब 99x इक्वल्स टू कितना 126। 99 नीचे लेकर आ जाओ, 126/99। ये कौन सी फॉर्म आ गई बोलो, p/q की फॉर्म। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1.27 बार किसके इक्वल होता है 126/99 के। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है x के इक्वल लिखना, दूसरा स्टेप है बार ओपन कर देना, तीसरा स्टेप है जितनी डिजिट पर बार है उतने ही यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको कराना है, 10 के मल्टीपल, है ना। फिर आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें पूछा हुआ 0.2 और 35 पर बार है, इस पर बार है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होता है, क्वेश्चन को किसके इक्वल लिख लेना, x के इक्वल लिख लेना। ठीक है, लिख लिया x के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होता है, बार को ओपन करना है। ठीक है,
तो ये बार के बाद 3 5, केवल 3 5 पर बार है, तो यानी कि 3 5 बार बार आ रहा होगा। क्लियर है ये वाली बात? 2 रिपीट नहीं होगा क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट। अब हमें यहां पर लिखना होगा मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर। तो यहां पर क्या लिखा मैंने? मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ये ठीक है? ठीक है, कराओ 100 से मल्टीप्लाई 6 सेकंड को। तो यहां पर क्या बनेगा? 100x। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा, यहां पर 23.5353, या हमें 5 के बाद 353535 ऐसे। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ? सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। यहां पर लिखो सब्ट्रैक्ट, हाँ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन सबसे पहले लिख लो, 100x 23.53535 इस तरह से। ये ठीक है? और इसके नीचे फर्स्ट वाली लिख लो 0.23535 ऐसे चल रही है। ठीक है, अब माइनस करा दो। जब आप माइनस कराओगे तो 100 में से x माइनस होगा, कितना आएगा? 99x। अच्छा, यहाँ पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा लिया है। अब यहाँ 3 से ये 0 0 0, ये तो सब 0 बन रहे होंगे। यहाँ 5 में से 2 माइनस हुआ होगा 3, 2 में से 0 2 और 2, 22.3। ये आ गया। अब 99 जो x जो है वो हमारा जो 3 के पीछे वाले 0 उनसे कोई उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिर्फ 22.3 ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब 99 डिवाइड में लेकर चले जाओ, तो 22.3 अपॉन में क्या? 99। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 223 अपॉन में क्या? 990। पॉइंट यहाँ से हटाया और यहाँ पर 0 लगा लिया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? P अपॉन Q की फॉर्म। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आंसर बन गया 2 3 कितना बना? 223। अच्छा, यहाँ पर 23 चल रहा था ना, यहाँ पर 3 चल रहा था, तो यहाँ पर 3 लिख दे ना। ठीक है, अपॉन 990। ओके, इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या है? x के इक्वल लिखना। दूसरा स्टेप क्या है? बार ओपन करना। फिर तीसरा स्टेप में मल्टीप्लाई करना है जितनी डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराकर सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 5 में से 2 माइनस करोगे, यहाँ 3 आएगा, पीछे सब कुछ 0 बन रहा होगा। ठीक है ना? और यहाँ 23 माइनस 0 23। तो ये 99x 23.3 के इक्वल आया। 99 डिवाइड में लेकर गए, पॉइंट हटाकर नीचे यहाँ पर 0 लिख लिया। ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से होगा एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड एन इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7। ठीक है, हमें दो ये जो गिवन है ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये किस फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर हमें निकालना है। ओके, तो जब भी आपके पास दो रैशनल नंबर आते हैं उनके बीच में इरेशनल नंबर निकालना हो तो सबसे पहले वाला जो रैशनल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे 7 से डिवाइड कराओगे किसको? 1 को, तभी डेसिमल पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा आंसर। तो डिवाइड कराओ, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ 0 बना लो। ओके, फिर 7 1 जा 7, माइनस कराओ, कितना आएगा? 3। फिर यहाँ पर 0 लगा लो, फिर 4 लिख लो,
28 माइनस कर दो, कितना बनेगा 2, फिर 0 लगा लो। फिर कितना लिखोगे यहाँ पर 2 जा 14, माइनस करा लो, कितना आ जाएगा 6। फिर इसके बाद 0 लगा लो, फिर 7 से 8 टाइम कितना 56, कितना बचा होगा बोलो 4। फिर 0 लगा लो, फिर इसके बाद 7 से फिर से डिवाइड कराओ, कितना आएगा बोलो 5, कितना 35, माइनस कराओ क्या बचेगा 5, फिर 0 लगाओगे, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे 7, यहाँ कितना आएगा 49, फिर माइनस करके कितना बचा बोलो। तो यानी कि 7 से डिवाइड करना है हमें 1 को, हमने यहीं से स्टार्ट किया था और फिर से 1 आ गया रिमाइंडर में। तो जब भी रिमाइंडर रिपीट होगा तो इसका मतलब डिवीजन भी फिर आगे रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब 0.142857 इसका बार, ठीक है। ये 1/7 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी तरह से आप 2/7 को कन्वर्ट करो डेसिमल में। पहले 7 से डिवाइड कराना है किसको 2 को। 7 से देखो हमने यहाँ पर 2 को डिवाइड कराया था, तो ये आगे डिवीजन आया था हमारा, है ना, ये कराया है ना हमने। इसी को जब आप लिखोगे तो ये आपका जो पॉइंट्स में बनेगा वो ये बनेगा 0.285714, 0.285714। इतना, फिर ये रिपीट होने लग जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा तो ये रिपीट होने लग जाएगा। तो 1/7 और 2/7 ये हो गया। ओके, इसको डेसिमल में जैसे इसको मैंने कन्वर्ट करके दिखाया था ऐसे इसको डिवाइड करा के आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा। अब देखो 1/7 का ये जो आंसर आ रहा है ये 0.14 समथिंग है, फिर आगे कुछ लिखा हुआ है ना। ऐसे 2/7 का आंसर अगर मैं देखूं तो ये 0.28 समथिंग है। ठीक है, इतना 2 डिजिट तक ये मैंने ले लिया। तो यानी कि 1/7 का आंसर 0.14 समथिंग आता है और उसका आंसर 0.28 समथिंग आता है। आगे जो आ रहा है उसे आने दो, हमने 2 डिजिट लिख ली। अब 0.14 और 0.28 के बीच में आप बहुत सारे नंबर जानते हो, जैसे कि 0.15, 0.16, 17 है ना, 0.18, बहुत सारे नंबर जानते हो इनके बीच में, है ना। अब आपको कितने नंबर लिखने हैं इर्रेशनल नंबर 1। अब आप कोई भी एक इर्रेशनल नंबर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो 0.14 और 0.28 के बीच में क्या आता है, जैसे 0.15 आता है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने। अब स्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर 0 लिखो, फिर यहाँ पर लिख लो 15, फिर यहाँ 2 0 लिख लो, फिर यहाँ लिख लो 15, फिर यहाँ 3 0 लिख लो, फिर यहाँ लिख लो 15, ऐसे। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है नंबर और ना रिपीट हो रहा है। और ये 0.15 क्या दिखा रहा है कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.14 एंड 0.28। इसके अलावा और कितने इरेशनल नंबर लिख सकते हो, इसके अलावा बहुत सारे। कितने लिख सकते हो, बहुत सारे। केवल 0.15 को लेकर ही आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे 0.15 के बाद मैंने यहाँ 0 लगाया, यहाँ पर मैं 1 लिख लूँ या 2 लिख लूँ, फिर 2 बार 2 लिख लूँ, फिर 3 बार 2 लिख लूँ, यहाँ पर 3 लिखूँ, फिर यहाँ 3 फिर यहाँ 3 लिखूँ। तो 0.15 को लेकर ही भी मैं इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकता हूँ। या 0.15 के अलावा 0.14 और 0.28 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे 16 आता है ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। 0.28 से पहले और 0.14 के बाद 0.25 आता है जैसे कहीं पर, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो आप बहुत सारे इरेशनल नंबर इस तरह से लिख सकते हो। ओके, ये हमें एक आंसर देना था, मैंने आपको 2-3 बता दिए, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट लिखे जा सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर, या हम कहें एग्जाम्पल नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 पर हम चलेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 11 पर
जाने से पहले हमें ये देखना है कि एग्जाम्पल नंबर 11 किस बारे में है। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है उसमें हमें किसी रिपीटिंग डेसिमल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना देखना है। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर दूं, जैसे मैंने आपको दिया 7/2, तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो? 3.5 है ना। या मैंने आपको दिया 7/3, ऐसा दे दिया, तो आप जब इसको डिवाइड कराओगे तो 2.3333 ऐसे आता चला जाएगा। तो अगर मैं 7/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोलूं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, है ना। 3.5 आप इजीली लोकेट कर दोगे। आपको पता है 3.5 कहाँ आता हुआ, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 3.5 कहाँ आता हुआ? 3 और 4 के जस्ट बीच में, सेंटर पे, यहाँ पर 3.5 रहा होगा। तो ये लोकेट करना बिल्कुल आसान होते हैं। कौन से वाले आसान होते हैं? हाँ, टर्मिनेटिंग हो। अब रिपीटिंग वाले हो उनको करना भी आसान होता है, उनको भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। या टर्मिनेटिंग वालों में भी पॉइंट के बाद 4, 5, 6, 7 डिजिट तक हो, उनको भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिपीटिंग वाला टर्म आ जाता है तो उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11, उसको देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 11 में बच्चों हमसे बोला गया है 5.37 बार, 5.37 पर बार है, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है। अब वो क्योंकि आपको पता है बार का मतलब तो डॉट 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 एंड सो ऑन, बहुत सारे 7 रहे होंगे, लेकिन कितने 7 तक विजुअलाइज करना है। तो उसने कहा है कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक, है ना, 5 डिजिट लेकर चलनी है। तो इसके बाद पॉइंट के बाद 5 डिजिट बना लो, 1 2 3 4 5, है ना, बना लिया। 7 को मैंने रिपीट किया क्योंकि 7 के ऊपर बार था, ठीक है। अब इसका मतलब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको 3.5 बोला था तो आपने कहा बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वो 3 और 4 के बीच में कहीं आ रहा होगा। इसी तरह से ये पूरा नंबर डायरेक्टली एक बार में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। इसको आसानी से करने के लिए पहले हम 2 डिजिट ले लें। क्या ले लें हम? सबसे पहले 5.3, नंबर 1 हम 5.3 लेंगे। 5.3 आप आसानी से बता सकते हो कि किसके बीच में लाई कर रहा होगा, 5 और 6 के बीच में 5.3 कहीं आता होगा। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पर बनाऊं तो ये मेरा 5 है यहाँ पर और ये 6 है, 6, ठीक है। ये नंबर मेरा 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में यहाँ पर सेंटर पर क्या रहा होगा बोलो? 5.5। कैसे? यहाँ पर देखो, सब 5 के बाद सबसे पहला डिजिट क्या आया होगा बोलो? 5.1, फिर 5.2, फिर 5.3, है ना, इस तरह से चल रहा होगा। फिर 5.4, फिर यहाँ 5.5 आया होगा। फिर इसके बाद बोलो 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और फिर 6 बन गया होगा वो। क्लियर है? तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? 5.3 रिप्रेजेंट करना है। तो 5.3 आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो कि ये हमारा 5.3 है, ठीक है। क्लियर है ये तक? अब 5.3 के बाद आप एक डिजिट और वहां पर ऐड कर लो। तो 5.37 अब आपको विजुअलाइज करना, ये आपका टारगेट है। तो इसी को हम जूम कर रहे हैं बच्चों, इसको इसी नंबर, इस 5.3 को हम थोड़ा सा और जूम कर रहे हैं। और जूम करने पर हमारे पास देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। यहां पर हमें इस एंड पर क्या दिखाई दे रहा है? 5.37 है, 5.3 है ना, ये इधर 5.3, ये 5.30 लिख सकते हो आप इसको, है ना। और इस साइड में बताओ क्या आ रहा होगा? 5.40 या 5.4 कह लो, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है, यहाँ 5.30 है, इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा होगा बोलो? 5.31,
5.3 को हम क्या लिख सकते हैं 5.30, 5.31 आ रहा होगा इसके बाद। फिर नेक्स्ट क्या रहा होगा 32, 5.33, 5.34 ऐसे। फिर यहाँ पर क्या आया होगा बोलो 5.35, फिर यहाँ पर 5.36, फिर यहाँ पर क्या आया होगा बोलो 5.37, फिर यहाँ 5.38, फिर 5.39 और फिर वो क्या बन गया होगा 5.40 ऐसे बन गया होगा। तो अब आपका विजुअलाइज हो गया ये 5.37 आपको, ये कहाँ मिला हमें 5.3 और 5.4 के बीच में ये, ठीक है, ये विजुअलाइज हो गया। अब इसी तरह से आप इसको और आगे बढ़ाओ, आपने 5.37 तक कर लिया, अब इसमें एक डिजिट और ऐड कर दो, क्या आ गया अब 7। ये कहाँ लाई करेगा, ये 5.37 एक एंड पर होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.370। जैसे हमने यहाँ 5.3 कर लिया, 3 के आगे यहाँ पर 0 लगा दिया, ऐसे 5.37 के आगे क्या लगा दिया 0, ठीक है। इसको नंबर लाइन बना लो। 0 किसी भी डिजिट के आप आगे लिख दो पॉइंट के पीछे, वो उसकी एक ही मीनिंग होता है। जैसे आपने लिखा 5.0 या आपने लिखा 5, वो दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इधर 5.370 लिखा है, तो बताइए इस साइड में क्या आएगा, हाँ 5.380 है ना, ये डिजिट एक बढ़ेगी, हमेशा ये वाली डिजिट जो होगी वो एक बढ़ जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर 5.3 था, तो इधर क्या आएगा 5.4, एक डिजिट ये बढ़ेगी। यहाँ 5.37 है, तो यहाँ 5.38 ऐसा हो जाएगा। क्यों, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो पहला नंबर आएगा वो क्या आ रहा होगा 5.371 ऐसे आया होगा, फिर इसके बाद 5.372 है ना, फिर इसी तरह से 3, फिर 4 और यहाँ पर आकर क्या आया होगा 5.375 ऐसा आया होगा। फिर इसके बाद 5.376, फिर यहाँ पर 5.377, फिर 5.378, फिर 9 और फिर 380 बन गया होगा, है ना। इस तरह से 7 9 में एक ऐड करोगे तो वो 80 बन गया होगा, इस तरह से। अब आपका ये लोकेट हो गया 5.377। अब इसके और आगे चलो, अब इसको और जूम कराओ, इसी से हम और आगे चलेंगे। अब हमारे पास 5.377 हो चुका, 5.377 कर चुके, अब एक 7 और बढ़ा लो। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर जो आप विजुअलाइज कर चुके थे वो क्या था 5.377 ये था ना, है ना। इसी से आप आगे लेकर जाओगे इसको, तो बताओ इस साइड क्या लिखूं मैं 5.3770, हाँ 70, और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा इस साइड में, क्या लिखोगे 3780। अगर ये 70 है तो यहाँ पर पहला डिजिट क्या आया होगा बोलो 5.3771 ऐसे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पर 5.3775। इसी तरह से यहाँ 6 आया होगा, फिर यहाँ 7, 5.3777, ठीक है। फिर ये 8 बना होगा, फिर 9, फिर उसके बाद ये 80 हो गया होगा 5.3779। 79 के बाद नेक्स्ट क्या बन गया होगा वो 80, ठीक है। तो ये आपका लोकेट हो गया, ये विजुअलाइज कर लिया आपने। अब हमें एक डिजिट और आगे जाना है, 5.3777 तक तो हम कर चुके थे, एक 7 और ऐड कर लो, तब आपका ये 5 डिजिट हो जाएंगी, है ना, पॉइंट के बाद। तो ये इसी के अंदर और दिखेगा, आप ना जूम करते जा रहे हो, तो जूम करते जाओगे तो और अंदर का दिखता जाएगा, है ना। तो किस किस के बीच में होगा बोलो, ये जो आपने विजुअलाइज किया 5.3777 और 0, यहाँ पर क्या आ रहा होगा बोलो 5.3777 37780 जा रहा होगा। ये इसके बाद जो पहला यहाँ पर डिवीजन होगा वो किसको दिखा रहा होगा 3771, फिर यहाँ 2, 3, 4, फिर 5, 5.3777
5 फिर इसके बाद ये 6, फिर इसके बाद 7, 5.3777 और फिर 7, फिर इसके बाद यहाँ पर 8 आया होगा इस जगह पर और 9 आया होगा, फिर 7 9 से फिर वो 80 बन गया। ठीक, फिर ये विजुअलाइज हो गया आपका। इस तरह से आप ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये इसी तरह से आपको बनाना है कि हमने सबसे पहले 5.3 को दिखाया, फिर उसको जूम किया, उसको जूम करने पर 5.37 दिखाई दिया, फिर उसको जूम किया, फिर उसको जूम करने पर 5.377 दिखाई दिया, है ना। फिर उसको भी हमने जूम किया तो जूम करने पर हमें 5.3777 दिखाई दिया, फिर उसको भी जूम करने पर ये दिखाई दिया। इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हो किसको, जब आपके पास रिपीटिंग डेसिमल हो ये। ठीक है, जितने भी डिजिट तक बोला है आपको उतने डिजिट तक निकाल लो। इस तरह से करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11।